गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तुम्हें सर याद आ रहे हैं? सर आज कूल लग रहे हैं आप। मैं कूल लग रहा हूँ भैया, मैं रोज ऐसा ही तो हूँ यार। हॉट और कूल कहाँ से आ गए? हाँ भैया, कुछ चेंज लग रहा है क्या? ये अपना क्वेश्चन अभी बाकी है, इसका मतलब है बच्चों। फिर चले गए कहीं छोड़कर मुझे। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। यस सर। हाँ, इसको सॉल्व किया घर पर जाकर या नहीं? वापस ऐसे के ऐसे क्लास में आ गए? बताओ। जवाब दो बेटा, जवाब दो। नहीं किया तो ना कर दो। सर गुड वाला इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया? अभी करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे तो मैं करता हूँ। बताओ मन में है या नहीं है सॉल्व करने का? अनुराग आंसर लिख रहा है 1.310 10 की पावर -22 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम है या मीटर है बेटा? ये यूनिट नहीं लिखते। चलो मैं करता हूँ, है ना। तो मेरा क्वेश्चन था, बस मुझे एक बार फिर से कंफर्म कर दो कि आवाज तो आ रही है ना? आप लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे आवाज। आ रही है सर। आ रही है ना? और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है। तो बच्चा, हमने पूछा था 300 केल्विन पर हाइड्रोजन के जो मोलिकुल्स होते हैं, गैस मोलिकुल्स हाइड्रोजन के, उनकी लैम्बडा कितना होता है। तो इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे वो ऐसे करेंगे। देखो, आपको ये ऊपर फार्मूला तो लिखवा ही दिया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्बडा आएगा अंडर रूट के अंदर, ऊपर क्या आएगा? h, ऊपर h आएगा 6.63
10 to the power -34, यही होता है ना h की वैल्यू। Yes, sir. और नीचे आएगा अंडर रूट के अंदर, देखो अंडर रूट में क्या क्या आएगा, 3, तो सबसे पहले 3 लिख दिया m। तो आपको याद होगा कल जाते जाते मैंने ये भी बताया था, जो m होता है वो एक अणु का द्रव्यमान लेना है, अणुभार नहीं लेना। तो बेटा एक अणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा 2 गुना 1.67 10⁻⁻27 कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 10 to the power -23 इंटू टी कितना दिया है 300। अब इसे बैठकर सॉल्व करो, चलो मैं नहीं करूंगा। इसे बैठकर सॉल्व करो और लैम्बडा बताओ कितना आ रहा है। अगर पावर की बात करूं ना, तो पावर बेटा 10 की पावर -27 -23 -50 हो गए। -50 में से ये 2 जीरो जाएगी, -48 हो जाएंगे। -48 का अंडर रूट लोगे, -24 बचेगा, ऊपर जाएगा +24 हो जाएगा। तो -34 में से 24 जाएंगे तो -10 बचेगा पावर, और उस -10 को हम लोग एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं। उसके बाद सारी पावर हटाने के बाद जो बचेगा वो ये बचेगा, नीचे तो ऊपर तो 6.63 बचेगा, और नीचे बचेगा बेटा अंडर रूट के अंदर 3 दूनी 6, ये बचा 3, ये बचा 2, और ये बचा 3, 3 दूनी 6, 6 थी 18 इंटू 1.67 इंटू 1.38, और एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। बच्चों अल्टीमेट सॉल्व करने पर ये लगभग 1 आएगा, 1 आएगा, 1 देख लेना। नीचे अंडर रूट के अंदर है ना 40 के आसपास बचेगा, अंडर रूट 40 6.6 के आसपास जो भी आएगा, तो ये लगभग 1.05 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये करके देख लेना आप कैलकुलेटर से। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या है? तो हाइड्रोजन के गैस के एक अणु की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो 1.05 एंगस्ट्रॉम होती है। So 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ 1.0 कितना आ रहा है? यही आ रहा है ना बेटा 1.05। देखो बेटा बहुत ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑप्शन चारों होते हैं ना, तो पावर ही अलग अलग इतनी देगा कि पावर से ही अपना काम चल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों आगे लिखो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको याद होगा कल के लेक्चर में बताया था कि डी ब्रोगली ने तो है ना ऐसे ही बोल दिया था। डी ब्रोगली ने इस बात को सत्यापित नहीं किया था एक्सपेरिमेंट करके, जो इसने ये फार्मूले वगैरह बताए ना, ये सब थ्योरेटिकल बताए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक वेव की तरह बिहेव करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। इसको बाद में एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था डेविसन जर्मर ने। लिखो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों डेविसन जर्मर ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन गन ली थी। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है बेटा? उससे है ना हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, गोली नहीं निकलती है ना, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और डेविसन जर्मर ने उन इलेक्ट्रॉन्स को एक निकिल क्रिस्टल पर आपतित कराया, निकिल क्रिस्टल पर इंसिडेंट कराया, और फिर उन्होंने क्या देखा कि बेटा 54 वोल्ट जब हम लेते हैं,
54 वोल्ट, 54 वोल्ट। तो 54 वोल्ट पर उतना ही वेवलेंथ आता है इलेक्ट्रॉन का जितना वेवलेंथ डी ब्रोगली के फार्मूले से कैलकुलेट करने पर आता है। तो बच्चों 54 वोल्ट पर उतना ही वेवलेंथ उन्होंने निकल क्रिस्टल से निकाला जितना वेवलेंथ डी ब्रोगली ने बताया था। तो फिर ये इस बात की पुष्टि हुई कि यार डी ब्रोगली भाई साहब जो बोलते थे वो बिल्कुल सही बोलते थे। बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते, बस ये थ्योरेटिकल है, पर एक ब्रेग इक्वेशन इसमें जरूर आता है और वो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन टीचर लोग उसको पढ़ाते हैं तो मैं भी आपको हल्का फुल्का उसका आइडिया दे दूं। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, यहां पर एक फिलामेंट होता है, थोड़ा सा सुन लो मुझे, है ना। तो यहां पर एक फिलामेंट होता है ऐसे, इस फिलामेंट को गर्म करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर, इसमें करंट जाता है ना बैटरी से फिलामेंट में, फिलामेंट मतलब कोई हीटर टाइप मान लो, तो ये गर्म हो जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को एक छोटे से होल में से निकालते हैं ऐसे, यहाँ पर एक छोटा सा होल है, इस छोटे से होल से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और यहां पर है ना एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। 1 मिनट, ये पहले बेटा थोड़ा एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट बनाऊंगा ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे, और यहां पर एक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं ऐसे, यहाँ एक बैटरी और लगा दी, ये थोड़ा सा हाई वोल्टेज है, ऐसे बैटरी लगा दी, तो बेटा ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बड़ी स्पीड से यहां से बाहर निकलेंगे, काफी इनका स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगा। बच्चों डेविस यहाँ पर एक निकल क्रिस्टल होता है। बच्चों अगर आप 12th में होते हैं ना तो आपको ये चीज काफी काम आती, लेकिन अब इतना काम नहीं आएगी क्योंकि नीट के हिसाब से है ना ये एक्सपेरिमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर निकल क्रिस्टल लगा दिया, तो बच्चों यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले ऐसे, वो इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से टकराए और निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद ये अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पता है क्या हुआ, डिफ्रैक्शन। हाँ, जैसे मैंने तुम्हें लाइट का डिफ्रैक्शन बताया ना कि लाइट किसी अवरोध के किनारे से टकराकर और मुड़ जाती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन बच्चों एक पर्टिकुलर एंगल पर नहीं फैले, ऐसा नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर एंगल पर फैले हो, बल्कि वो अलग अलग एंगल पर चले गए। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने यहां पर एक डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? यहां पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा दिया और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया ताकि हम करंट नाप लें, है ना। आगे अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग। एक्सपेरिमेंट के सेटअप पर मत जाना। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा है, एक जवाब दो, ये डिटेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर संसूचक बोलते हैं क्या सर? हाँ सर, मेरे- शायद सूचक ही बोलते हैं। संसूचक ही लग रहा है, संसूचक बोलते हैं शायद, है ना। संकेत सूचक यंत्र। संसूचक भी सही है, संसूचक। चलो तो बच्चा अब दोबारा सुनो। तो इलेक्ट्रॉन यहां से गए निकल क्रिस्टल, ये निकल क्रिस्टल है बेटा। हाँ, अगर मान लो नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि कौन सा क्रिस्टल काम में लिया, ये सब तो छोटे मोटे क्वेश्चन का जवाब आपको यहां से मिल जाएगा। तो बच्चों ये निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए और इन्होंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा दिया, डिटेक्टर, ताकि इलेक्ट्रॉन टकरा कर आएंगे ना तो वो करंट नाप लेंगे और देख लेंगे किस डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम है। तो बच्चों एक ब्रेग इक्वेशन होता है,
ये ब्रेग इक्वेशन अपने सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं है। ये ब्रेग इक्वेशन होता है 2d sin phi इज इक्वल टू n लैम्बडा। शायद मुझे लग रहा है तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, शायद मुझे कुछ सॉलिड स्टेट में हाँ पढ़ते हो। अब देखो है ना, बच्चे बोल ही देते हैं। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, तुमने बोल दिया सॉलिड स्टेट में तुम पढ़ते हो। तो बच्चों मैं क्लियरली बोल रहा हूँ फिजिक्स में अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो थोड़ा सा समर्थन मेरा कर दो। तो ये बताओ यहाँ स्मॉल डी क्या होता है? प्लेट्स होती है, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, जैसे कि सॉलिड उसके अंदर। फिर से बोलो। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव प्लेट, उसमें ना जैसे लाइंस होती हैं उनके बीच बोलते हैं। हाँ, क्रिस्टल लेटिस जो होता है हाँ, लैटिस उसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। जी। अगर आपको याद हो तो ऐसा डायग्राम बनता है, देखो इसका ऐसा डायग्राम बनता है। जैसे ये क्रिस्टल लेटिस है, सॉलिड में लेटिस होते हैं ना, पढ़ा होगा। लेटिस क्या बोलते हैं इसे? लैटिस। हाँ, हाँ जालक। हाँ, तो बच्चों इस तरह से, और यहाँ पर है ना एटम लगे हुए होते हैं। मैं है ना सॉलिड स्टेट नहीं जानता, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पर ये एटम लगे हुए होते हैं ऐसे। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो आए ना अपने, वो इलेक्ट्रॉन इनसे टकराकर ऐसे मुड़ गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ठीक ठाक बन जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर आया और टकराकर इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो ये एंगल फाई होता है, ये वाला एंगल, और ये स्मॉल डी होता है, ये स्मॉल डी होता है। स्मॉल डी हम बोलेंगे दो लैटिस के बीच का इंटर लैटिस डिस्टेंस, ऐसा कुछ कहते हैं। फाई क्या होता है? एंगल ऑफ ग्लेंसिंग होता है या एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होता है? बताना। एंगल ऑफ ग्लेंसिंग होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बार हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल दो बेटा, एंगल ऑफ ग्लेंसिंग क्या होता है? बेटा सच्ची में मुझको भी नहीं आता, फिर मैं आपको ग्लेंसिंग ही लिखाऊंगा। वैसे तो ये लिखना ही नहीं है, छोड़ दो इसे। तो ये कॉपी कर लो। तो बच्चों फाइनली एक चीज और बता रहा हूं, 54 वोल्ट पर डेविसन जर्मर ने 54 वोल्ट पर उन्होंने ये है ना अलग अलग वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज है ना, ये अलग अलग वोल्टेज उन्होंने लगाकर देखा। तो डेविसन जर्मर ने देखा कि 54 वोल्ट पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैक्सिमम वही वेवलेंथ आती है जो डी ब्रोगली से आती है। तो ये ब्रेग इक्वेशन लिख लो। स्मॉल डी वगैरह सब फिक्स होते हैं बेटा, मुझे वो वैल्यू याद नहीं है, देखना पड़ेगा। स्मॉल डी जो होता है निकल क्रिस्टल के लिए वो फिक्स होता है ना, पता नहीं शायद 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। यस सर। स्मॉल डी जो होता है बेटा, ये अपने है ना फिजिक्स में रटने वाली चीजें नहीं है, इसलिए मैं बार बार तुम्हें सांत्वना दे रहा हूं। और उन्होंने देखा कि 65 डिग्री, फाई कितना था? 65 डिग्री। तो 65 डिग्री एंगल पर और 54 वोल्ट पर उतनी ही वेवलेंथ आती है जितनी वेवलेंथ डी ब्रोगली ने बताई थी। और वो वेवलेंथ पता कितनी होती है? 1.65 एंगस्ट्रॉम। 1.65 एंगस्ट्रॉम। बस। तो एक बार है ना बेटा, मैं पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा बता रहा हूं, अब आप ये टॉपिक दोबारा सुन लो। डेविसन जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन ली, इलेक्ट्रॉन गन से हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकले और उन इलेक्ट्रॉन को निकिल क्रिस्टल पर डाला। तो उन्होंने देखा निकिल क्रिस्टल पर इंसिडेंट करवाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग एंगल पर फैल जाते हैं ऐसे। अब यहाँ पर उन्होंने एक डिटेक्टर लगा दिया, संसूचक, और ये नाप लिया कितने एंगल पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, है ना। तो उन्होंने देखा ये वाला एंगल जब फाई
65 डिग्री है, 65 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम करंट आया, वो उन्होंने नोट कर लिया। फिर ब्रेग इक्वेशन में जब फाई की वैल्यू उन्होंने 65 डिग्री रखी, और स्मॉल डी तो निकल क्रिस्टल के लिए फिक्स होता है, तो उन्होंने स्मॉल डी की वैल्यू और फाई की वैल्यू पुट की, तो उनको जो लैम्बडा मिला वो 1.65 मिला। और बच्चों अगर तुम डी ब्रोगली वाला इक्वेशन था ना 12.27 अपॉन अंडर √v, अगर तुम उसमें है ना 54 रखोगे ना, v बराबर 54 रखोगे, तो यही वैल्यू आएगी। इसका मतलब डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू क्या बोलते डी ब्रोगली से भी आ रही थी। तो ये प्रूव हो गया, डी ब्रोगली ने भैया जो बोला वो बिल्कुल सच बोला। तो अब ये सब कॉपी कर लो, लेकिन इसमें से काफी चीजें आपके नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब बोलो क्या बोलना है, जो पूछना है इसमें पूछ लो। ब्रेग इक्वेशन कहाँ से आया ये मत पूछना, ये मुझे भी नहीं पता। तुम लोगों को पता है कि ब्रेग इक्वेशन आता कहाँ से? तुम्हें केमिस्ट्री में टीचर लोग सोर्स बताते हैं, डेरिवेशन वगैरह या कुछ ऐसा होता है या नहीं? सोर्स नहीं पता। एक तो मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट बहुत ज्यादा बता रहा है। क्या क्या सुनाई नहीं दिया? बताई थी। आवाज नहीं आई यार तुम लोगों की। डेरिवेशन नहीं बताया था। होता भी नहीं होगा बेटा, ये मुझे लग रहा है एक्सपेरिमेंटल होगा ये फार्मूला, डेरिवेशन होगा ही नहीं इसका, मुझे ऐसा लगता है। ये देखने से ही लग रहा है कि हाँ इसका डेरिवेशन नहीं होगा शायद, पता नहीं, लेकिन फिजिक्स में तो ये है ही नहीं। बस इतना सा ही है। एनसीईआरटी में तो ब्रेक इक्वेशन दे ही नहीं रखा। फिजिक्स में एनसीईआरटी में ब्रेक इक्वेशन नहीं है। चलो बच्चों, तो हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। क्या था इस चैप्टर का नाम? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। वैसे है ना, कोटा में इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही बोलते हैं। हम इस चैप्टर का नाम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो हमारा खत्म होता है। अब यार अगला चैप्टर स्टार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब एनसीईआरटी में इसका नाम है एटम्स। किस नाम से है ये चैप्टर बेटा? एटम्स नाम से है। तो आप चैप्टर बदल लो, मैं भी यहाँ बदल लेता हूँ। ये लो नया चैप्टर लिख लेते हैं। एटम्स। ये लो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ अभी क्लास के बाद कर दूंगा बेटा, है ना? बिल्कुल ड्यूल नेचर वाला ना पूरा भेज दूंगा। इसको मैंने यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक लिखा है, ज्यादा नहीं है, 8-10 पेज का ही है, मैं भेज दूंगा। चलो शुरू करते हैं एटम्स। तो हाँ जी, तो बेटा शुरू में थोड़ी सी बातें कर लें। चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर से रिलेटेड बातें, मतलब अपन और घर गृहस्थी की बातें नहीं करेंगे बेटा। इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है कि एटम को लोगों ने किस किस तरीके से देखा जाना, उसकी स्ट्रक्चर की, एटम किससे मिलकर बना है, उसमें क्या क्या होते हैं। तो ये सारी कहानी और ये सारे कहानी किससे, तो केमिस्ट्री में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, बहुत डिटेल में। यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा बेटा, अगर यहाँ चुप रहे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसलिए आप लोगों का थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देना जरूरी है। यस सर। वो सबसे पहले वो था ना प्लम पुडिंग मॉडल, कौन से भाई साहब ने दिया था वो? थॉमसन ने है, मुझे लगा डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या किया था फिर? चलो केमिस्ट्री में अपन छोड़ देते हैं, है ना। तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, कौन बता रहा है? चलो तुम में से कोशिश करो बताने की। सर डाल्टन का बोलना ये था
कि जो हाँ। वाटरमेलन में जो रेड कलर के जो कंसिस्ट होते वोल्टन हैं नहीं, थॉमसन। सॉरी सर, हाँ हाँ। थॉमसन का बोलना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का काम यार तेरी आवाज ही नहीं आ- गलत, इसीलिए आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा नेटवर्क। सर उसने हुआ आवाज सर नहीं आ रही। ये बोला था कि एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। जतिन ने भी बोलने की कोशिश तो की, लेकिन मुझ तक आवाज नहीं पहुंची उसकी। हाँ सही है। तो थॉमसन ने ये बोला कि भैया हमारा जो एटम है ना, परमाणु, हिंदी में परमाणु, वो धनावेश का एक ठोस गोला है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। मतलब अब जो हम बोलते हैं उसमें तो पॉजिटिव चार्ज केवल न्यूक्लियस में मानते हैं, लेकिन थॉमसन ने माना ये पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, पूरा गोला है, और उसमें जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो बीच बीच में छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज धसे हुए हैं, एम्बेडेड है, और इस तरह से धसे हैं जैसे तरबूज है, मान लो तरबूज है, तरबूज में जो पल्प होता है रेड कलर का, वो तो पूरा पॉजिटिव चार्ज मान लो, तरबूज के जो बीज होते हैं ना, छोटे छोटे बीज, वो नेगेटिव चार्ज मान लो। ये प्लम पुडिंग की कहानी क्या है? अपने तो ऐसी कोई होती नहीं है यहाँ पर, अपने इंडिया में तो लड्डू होते हैं, लड्डू। तो लड्डू, लड्डू मान लो, लड्डू जो है वो एक धनावेश का स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, और लड्डू के अंदर जो इलायची होती है ना, इलायची, वो नेगेटिव चार्ज मान लो। इस तरह का उसने एटम माना। बच्चों बात तो समझ गए ना आप? आपने रट रखा है, कभी आपने फील किया है वो उसने क्या बोला है कि पॉजिटिव चार्ज का सॉलिड स्फीयर है और नेगेटिव चार्ज बीच बीच में घुसे हुए हैं। लेकिन थॉमसन की ये बात गलत कैसे साबित हुई, ये बताओ, चलो गलत कैसे प्रूव हुई? सर ये ना अल्फा कणों के प्रकीर्णन को नहीं समझा पाया। हाँ, तुमने सुना होगा, रदरफोर्ड का एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को बहुत पतली सोने की पत्ती पर, है ना, अल्फा पार्टिकल को मारा, तो उसने देखा अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। तो अगर रदरफोर्ड का, सॉरी, थॉमसन का मॉडल अगर सही होता तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होकर वापस आ जाने चाहिए थे ना। समझो बेटा, समझो, सब्जेक्ट को जब फील करोगे तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या हुआ? हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? सर कुछ कुछ तो लेकिन पार्टिकल वापस भी आ गए थे ना। हाँ, वो अभी समझाऊंगा ना, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। लेकिन बेटा अगर थॉमसन का एटम सही होता, थॉमसन ने जो बोला है, अगर एटम वैसा होता तो सारे पार्टिकल ही टकराकर वापस आने चाहिए थे। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में केवल कुछ पार्टिकल ही वापस आए। समझे? अगर थॉमसन वाली बात सही होती तो सारे अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आ जाते, क्योंकि सारा पूरा ही पॉजिटिव चार्ज है, सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे पार्टिकल टकराकर वापस आ जाते। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या देखा, 10,000 में से कोई एक पार्टिकल वापस आया और बाकी सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल थोड़े बहुत एंगल पर अलग अलग डायरेक्शन में वो हुए थे, क्या बोलते हैं, डेविएट, हाँ, विचलित। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पर विचलित हुए। उसका एक फार्मूला भी है, आपको आता है क्या वो फार्मूला? थीटा एंगल पर डेविएट होने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल का एक फार्मूला है। वैसे वो अपने डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन टीचर लोग कहीं कहीं से ढूंढ ढांड कर लिखाई देते हैं, मैं भी लिखा दूंगा आपको। तो बच्चों इस बात से है ना, थॉमसन का मॉडल गलत हो गया, और रदरफोर्ड ने देखा ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल है ना, 10,000 में से कोई एक पार्टिकल टकरा कर वापस आया। उससे ये पता लगा कि इतने एटम में एक छोटा सा बीच में जगह है जहां सारा, बोलो, एटम के बीच में एक जगह है जहां पर सारा द्रव्यमान, मास और पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है।
और उस छोटी सी जगह को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, नाभिक। यस, नाभिक। तो बच्चों एक तरह से ये मान लो यहां से न्यूक्लियस का पता लगा कि एटम का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज नाभिक के अंदर है, और वो है ना एटम में जरा सी जगह ले रहा है, बाकी पूरा एटम खाली है, एम्प्टी है। एम्प्टी है। लेकिन बेटा नेगेटिव चार्ज के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया। रदरफोर्ड का जो ये अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और एटम के मास उसके बारे में बताता है, नेगेटिव चार्ज के बारे में नहीं बताता। सुन लो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। हाँ, डिटेल में तो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूं। इसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज के बारे में किसने बताया? अरे आज तो यार या तो मेरा नेटवर्क खराब है या तुम लोगों का। मेरी आवाज आ रही है? सर मेरा तो खराब ही है सर। हाँ, ये मुझे लग रहा है शाम के टाइम पर थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। 4 बजे नेटवर्क इशू नहीं होता है ना? सर इधर मौसम ठीक नहीं है ना। हाँ, शाम को मौसम भी देखो, हमारा मौसम देखो कैसा हो रहा है बाहर। सर घर पे खाली बैठे हैं सर, पूरा नेट यूज हो जाता है। हाँ, शाम को 7 बजे तक कितनी पिक्चर निपटा दी? सर आवाज आ रहा है क्या? मैं तो ऐसे बोल दिया था। नहीं, तेरा आवाज मौसम क्लियर आ रहा है बेटा। हमको अभी सर इधर पानी की। अच्छा, कल शाम को 4 बजे ले ले क्लास वापस। आज तो मुझे काम था। यस सर, 4 बजे। हम लोग भूल भी जाते हैं कि क्लास है 7 बजे। भूल जाते हो? नेट भी खत्म हो जाता है। हाँ, नेट भी खत्म हो जाता है तो यूज करना जरूरी है क्या दिन भर? आज तो मैं 10 मिनट लेट आई क्लास में, पता ही नहीं था, भूल गई थी। तुम अलार्म लगा कर रखा करो ना। अरे सीरियल देखना कम कर दो। भाई वही चेक था। अलार्म टाइम पास का थोड़ा अलार्म लगा लो बेटा। मैं तो लगा लेता हूँ। अभी क्या होता था कि है ना, तुम्हारी वो जो 7 बजे वाली क्लास होती थी ना अपनी AKS सर की, तो वो मुझे ऑन करनी होती थी, तो मैं भूल जाता था, तो मैंने अलार्म लगा रखा था। तो बेटा हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बोर थ्योरी से। हम लोग बाकी की जो कहानी किससे है वो सुनकर छोड़ देते हैं, लिखते नहीं है। और लिखने का काम यहां से शुरू करते हैं। BOHR। चलो लिखो बोर थ्योरी। बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही एक तरह से इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ये मान लो, है ना। बाकी की कहानी किससे आप केमिस्ट्री में सुन चुके हैं। अब बताओ बोर का, यहां से अपन थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो बच्चों रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया, जो एटम होता है, परमाणु जो होता है उसका पूरा खाली होता है, एटम अंदर से खोखला है एकदम। लेकिन उसके सेंटर पर एक छोटा सा जगह होता है जहां पूरे एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज होता है। पूरे एटम का धनावेश और पूरे एटम का द्रव्यमान उस छोटी सी जगह में होता है, उसे हम न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहते हैं। और उसके अलावा पूरा एटम खाली है। रदरफोर्ड ने इतना बोलकर छोड़ दिया। फिर बोर ने कहा भाई नेगेटिव चार्ज के बारे में तो बता। उसने कहा मैं बताता हूं, तू नहीं बताएगा तो बोर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कहीं भी मर्जी है घूमने चल दिए। बच्चों अपन ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, सैटेलाइट भी अर्थ के चारों तरफ सर्कल में घूमता है। तो बच्चों सैटेलाइट को तो हम कितनी भी रेडियस में घुमा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है किसी भी रेडियस में घूम ले ना। तो बेटा बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ए सर्टेन ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, है ना।
मतलब ऐसा नहीं है तुम्हारी मर्जी हो रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं तो 1 एंगस्ट्रॉम का रेडियस में घुमाऊंगा, दूसरे बच्चे ने बोला यार नहीं मैं तो 1.1 एंगस्ट्रॉम के रेडियस में घुमाऊंगा। ऐसे अपनी मर्जी नहीं है कि हम कितने भी रेडियस में घुमा लें। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सर्टेन ऑर्बिट में घूमता है, बोर ऑर्बिट जिन्हें बोलते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है। फिर उसने कहा भाई कौन से ऑर्बिट में घूमता है, तो उसने कहा वो ऐसे ऑर्बिट में घूमता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, बेटा मैं लिखा दूंगा, पहले थोड़ी सा मुझे सुन लो। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज है, nh/2π, mvr बराबर nh/2π। बोर ने एक बात और बोली कि है ना, ये इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं तो वो एनर्जी का लॉस नहीं करते, रेडिएट नहीं करते, एनर्जी विकिरित नहीं करते। जब इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट में घूमते हैं तो उनकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, लेकिन जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो वो एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तब वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। E2 माइनस E1 बराबर hc/λ। ये बात क्लियर हुई बच्चा? यस सर। अच्छा ये सब भी तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे। Yes, यस sir. सर। Yes, तो sir. फिर उससे क्यों करवा Yes, रहे हो? sir. दोबारा रिवीजन करना है क्या? सर ऐसा ही कुछ समझ नहीं। यस सर। रिवीजन करना है, ऐसा बोलो, वरना सर ने जितना डिटेल में पढ़ाया होगा ना, हम फिजिक्स वाले उतना डिटेल में नहीं जा सकते, केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ। तो चलो बेटा लिखना शुरू करो, फिर कहानी हो गई, लिखना शुरू करो, लिखो। अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। अब बेटा जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी ना, तो बेटा सर्कुलर मोशन करने के लिए उन्हें एक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। वो कहां से आएगा बताओ? सर एंगुलर मोमेंटम से। हटे यहाँ से नालायक, सर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी नाभिक के विचार मोमेंटम कहां से आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ बेटा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन लगेगा, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K(Q1Q2/r²) पढ़ा ना अपन ने स्थिर विद्युत में, वो वाला। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है वो न्यूक्लियस से क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है। अगली लाइन में लिखो, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, necessary centripetal force for circular motion is provided by electrostatic attraction of nucleus. Is provided by electrostatic attraction of nucleus. हिंदी में लिखो, वृत्तीय पथ के लिए या वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, नाभिक के स्थिर विद्युत, नाभिक द्वारा लगाए गए, ऐसे लिखो, नाभिक द्वारा लगाए गए स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। नाभिक द्वारा लगाए गए स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। बच्चों ये जो अपन लिख रहे हैं ना, इसको सबको नंबर 1 डाल देना। हाँ, पूरे डिस्कशन को नंबर 1 डाल दो। तो बच्चा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K(Q1Q2), बेटा Q1 Q2 को हम क्या लिखेंगे? एक तो नाभिक का, न्यूक्लियस का
चार्ज Z ही आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E आएगा। तो Q1 Q2 में Q1 हो गया Z इंटू E और Q2 हो गया E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाई R। ठीक है, अभी इसे सॉल्व नहीं करते, सॉल्व बाद में करेंगे। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, बाद में सॉल्व करेंगे बेटा, तुम लोगों से ही सॉल्व करवाऊंगा मैं आगे। अब नंबर 2 लिखो। तो बेटा बोर थ्योरी का फर्स्ट पार्ट क्या है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। हिंदी वाले भी समझ ही गए होंगे मैंने क्या बोला है ना। नंबर 2 लिखो। अकॉर्डिंग टू बोर electrons can revolve only those circular orbits. Electrons can revolve only in those circular orbits where angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi, where angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. ठीक है, अब बच्चों हिंदी में भी लिखी लो एक बार। लिखो, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जहां इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जहां इनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज है। ये लिख लो बेटा सेकेंड इक्वेशन, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की मन की मर्जी नहीं है कि मैं तो इतने त्रिज्या में घूमूंगा, है ना, नहीं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा जहां पर mvr h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। n बराबर क्या है? 1 2 3 4। हाँ, n बराबर है 1 2 3 4। नंबर 3 देखो, when electron revolve in a particular orbit they do not radiate energy। जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा की हानि नहीं करता। when electron revolve in a particular orbit they do not radiate energy, है ना, यानी कि उनकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमते समय ऊर्जा की हानि नहीं करता। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू लोअर ऑर्बिट, परंतु जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में कूदता है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट एनर्जी। परंतु जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में कूदता है तो यह ऊर्जा की हानि करता है या ऊर्जा विकिरित करता है। ऐसे लिख लो, ऊर्जा विकिरित करता है, इट रेडिएट एनर्जी। तो बच्चा एक निश्चित एनर्जी का और निश्चित तरंग दैर्ध्य का एक सर्टेन वेवलेंथ का फोटोन बाहर आएगा। एनर्जी मतलब फोटोन होता है बेटा, अब तो अपन समझ गए। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लिखेंगे हम, E2 माइनस E1
इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। E2 मतलब एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, E1 En2 माइनस En1 लिख लो आप, N2 से N1 पर आया कुछ भी लिख लो, ऐसे सिंबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा ना बेटा, दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं की जो अंतर होगा, उतने अंतर का एक फोटोन बाहर निकालेगा। यहां से लैम्बडा निकालेंगे बाद में हम। बच्चों हालांकि बोर से गलती तो हुई है, बोर से गलती तो हुई है। कौन सी गलती की बोर ने, बताओगे? पढ़ा तो होगा यार, ऐसी बात नहीं है। भाई लोगों मेरी आवाज तो आ रही है ना, या मैं ऐसी बकबक कर रहा हूँ? सर ये ना सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड। चलो उसको तो गलती नहीं मानते, उसको तो हम लिमिटेशन मान लेते हैं, है ना। गलती नहीं है, वो लिमिटेशन है कि बोर का जो इलेक्ट्रॉन है वो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जो सिस्टम है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, अरे उसके मेरा आगे बच्चा, नहीं अभी जा पाएगा। जतिन ने भी यही पॉइंट उठाया था, तो मैंने कहा ना, इसको बोर की गलती नहीं बोलेंगे, बोर की लिमिटेशन बोलेंगे कि ये केवल उन्हीं एटम के लिए लगता है जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसे गलती मत मानिए, बोर की लिमिटेशन मानिए। गलती कुछ और है, वो बताइए। सोचिए। सर वृत्ताकार मार्ग नहीं, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करता है क्या ना ना इलेक्ट्रॉन है ना जो? ना 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 ना, ये पॉइंट नहीं है मेरा बच्चा। या हाइड्रो लास्ट पॉइंट में गड़बड़ है। लास्ट पॉइंट में बोर ने कहा था कि, है ना, सर्कुलर मोशन में एक सर्टेन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, कांस्टेंट होता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, वो एनर्जी रेडिएट करता है। बेटा सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है, ये बताओ। वृत्ताकार गति त्वरित गति है या नहीं है? है। और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और लास्ट में वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन बोर ने कहा था कि एक सर्टेन ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो ये बोर की एक तरह से गलती हो गई, ये कह लो, ठीक है, एक ड्रॉबैक है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है वो उसकी बेचारे की लिमिटेशन है, वो कोई बात नहीं, हम लोग हाइड्रोजन के लिए लगा लेंगे, चलेगा। लेकिन गलती ये है कि इसने माना कि एक सर्टेन ऑर्बिट में एक निश्चित कक्षा में एनर्जी रेडिएट नहीं होती, जबकि एक्सेलरेटेड जो होता है चार्ज वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है। इसके बारे में अभी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम अब बोर थ्योरी पढ़ रहे हैं, आगे वाली थ्योरी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ओके बच्चा, ये 3 इक्वेशन आ गई। हाँ बेटा। सर तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है? नहीं, एक्चुअल में नहीं गिरता। फिर इसके आगे की और बहुत सारी थ्योरी होती है, मैंने कहा ना, वो आगे डिस्कशन करते हैं अपन बाद में। अभी तो अपन बोर ने जो कहा वही मानेंगे। अभी यही मानेंगे कि एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अभी यही मानकर चलो आप, है ना। कमियां और बाद में आगे की थ्योरी क्या है वो बाद की बातें हैं। वैसे तो केमिस्ट्री में इन सब चीजों को पढ़ा होगा आप लोगों ने, पर मैं अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता। अपन को जितना काम आने वाला है उतना ही मैं मतलब पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। सर तो इसको थ्योरी देने में गलती हो गया कि थ्योरी को एक्सप्लेन करने में गलती? मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करने में गलती हुई है, और कुछ बात नहीं है। वो क्या होता है कि हर सिक्के के दूसरा पहलू होता है ना, तो हमने एक फेस दिखा दिया, दूसरा फेस नहीं दिखाया, ये वो वाली बात है बस, है ना। हाँ
और क्या होता है Yes, sir. बेटा, कमियां बाद में निकलती है, वो थ्योरी तो पहले आकर कई साल गुजर भी चुके होते हैं, बाद में कमियां निकलती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्कस कर लेंगे, अच्छा हुआ उसे नहीं पढ़ा चैप्टर को। बच्चों अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दो और रेडियस का फार्मूला डिराइव कर दो। कैसे करोगे? देखो इक्वेशन 1 में r आ रहा है और इक्वेशन 2 में r आ रहा है, तुम है ना v गायब कर दो, इक्वेशन 2 से v निकालो और इक्वेशन 1 में रख दो v की वैल्यू, तो r का फार्मूला आ जाएगा। और तुम्हें डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट बता दो। याद है आपको r का रेडियस का फार्मूला? Sir, 0.53 into n square upon z. पूरा फार्मूला बता, ये तो वैल्यू पुट करने के बाद है। सर n स्क्वायर h स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर m की z स्क्वायर। अब बात है यार, वाह शाबाश। कौन किसने बोला ये? नाम नहीं देख पाया मैं। अरे लड़की, नाम बता तेरा। सर गरिमा। ओके, ये फार्मूला है ना, मुझे भी याद है। मुझे इसके अलावा और कोई फार्मूला याद नहीं है, डिराइव करके देखता हूँ, लेकिन ये वाला मुझे भी याद है। तो बच्चों अब आप मेहनत मत करो, इस समय भी कम है, तुम डायरेक्ट लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं छोटी सी हेडिंग डाल लो, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट लिख देते हैं बस, है ना। तो बच्चा अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो r का ये फार्मूला आता है, r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। बच्चों केमिस्ट्री में शायद आप k नहीं लिखते हैं, देख लो कॉपी खोलकर देख लो, केमिस्ट्री में आपको कहीं भी k नहीं मिलेगा। अभी देखो कॉपी खोलकर, मेरे कहने पर देख लो, और फिर मुझे कारण बताओ क्यों नहीं मिला, k क्यों नहीं लिखाते केमिस्ट्री वाले लोग। अरे तुम लोग चैलेंज ही नहीं लेते। पहले तो ये बताओ केमिस्ट्री में फार्मूले लिखे या नहीं लिखे? लिखे हैं सर, लेकिन के नहीं है उसमें। के नहीं है बेटा, कभी कभी इन चीजों पर ध्यान दिया करो। के क्यों नहीं है? आप में से कोई बता सकता है वहां केमिस्ट्री में के क्यों नहीं लिखवाते? वो यहाँ पर के नहीं लिखते, वो केमिस्ट्री वाले लोग ये वाला के लिखते ही नहीं है, वो सीधा लिखते हैं जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वो ये लिखते हैं। यहाँ पर के गायब हो जाता है, कौन बता रहा है? और यहाँ पर के गायब होता है, इसीलिए सब जगह से उनका के गायब हो जाता है, क्योंकि वो सीजीएस में करते हैं, सीजीएस में 1 होती है। सही है, तेरे को याद है, कब बताया था तेरे को ये बात? जैसे के की वैल्यू पता है, सीजीएस में 1 होती है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, केमिस्ट्री वाले जो लोग हैं ना, वो सारी कैलकुलेशन सीजीएस में करते हैं, और सीजीएस में के इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए वहां पर उनका के गायब हो जाता है। और अपन फिजिक्स वाले के को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखते हैं, इसलिए हमारा के गायब नहीं होता। तो बच्चों ये फार्मूला है, और इसमें सारी वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, k की वैल्यू और e की वैल्यू। ये सारी वैल्यू डालने के बाद r का फार्मूला ये आता है। तो आपसे निवेदन है, अब मैं जो लिख रहा हूं वही याद कर लेना। वैसे बेटा अगर एग्जाम में ये पूछ लिया ना और तुम्हें याद नहीं हुआ ना, तो 4 नंबर छूट जाएंगे, मैं बता रहा हूं। हो सकता है वो पूरा फार्मूला पूछ ले कभी, भरोसा थोड़ी ना है। तो बेटा सारी sir. अरे पूछा हुआ है, 1-2 बार डायरेक्ट फार्मूले पूछे हैं उसने, इसलिए अच्छा भूल जाओ तो टेंशन भी मत लेना बेटा, ये 2 इक्वेशन लिख लेना, सॉल्व कर लेना, ऐसी क्या बात है, भूल तो सकते हैं हम। तो बेटा सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे को r का जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। बच्चों n की और z की वैल्यू हमने पुट नहीं की, एंगस्ट्रॉम। आप तो ये याद कर लो, चैप्टर में आगे यही काम आएगा। h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू, k की वैल्यू और e की वैल्यू, ये सारी पुट करने के बाद हमारा r आया 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। बच्चों अगर हम हाइड्रोजन काम में ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 आएगा,
यस सर। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालें तो n बराबर 1 आएगा। तो अगर हम z और n को 1 पुट कर दें तो रेडियस आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसे बोलते हैं बोर रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? बोर रेडियस। बोर रेडियस, हाँ लिख लो आप, चाहो अलग से लिख लो। फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो हाइड्रोजन है मतलब z बराबर 1 लेना है, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n बराबर 1 लेना है। तो ये आता है r बराबर, इसको r नॉट लिख देते हैं, 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस इज कॉल्ड बोर रेडियस। या नाम से कभी पूछ लेना तो हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए जितना मुझे भी पता है मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों अब वेलोसिटी का फार्मूला निकालो। चलो देखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आप लोगों ने मेरी यहां मदद की ऐसे वहां भी कर दो। चलो बताओ, v का फार्मूला बताओ क्या आएगा? सर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। बेटा एक बार वेरीफाई कर दो कोई दूसरा बच्चा, मुझे याद नहीं है सच्ची बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों में से कोई इसको वेरीफाई कर दो। सर मेरे को भी छोटा वाला याद है सर। सर सही है सर, करेक्ट है। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, है ना? सही है बेटा, बिल्कुल सही है। लिख लो, लाइन सीधी कर रहा हूं। और इसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा बताओ? 2.2 into 10 to the power 6 z upon n मीटर पर सेकेंड। हाँ, 2.2 की जगह थोड़ा और ढंग से लिखूं, 2.18 into 10 to the power 6 z by n, क्योंकि बाकी सब वैल्यू लिख दी, z by n लिखा। और यूनिट क्या आती है? मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, लिख लो बेटा। वैसे 2.2 भी याद कर सकते हो, चलेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेट हो गया। तो z बराबर 1 लेंगे और n बराबर 1 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फार्मूले प्लीज याद कर लेना, है ना बेटा? एग्जाम में डिराइव कर नहीं पाते अक्सर, इतना टाइम होता नहीं है अपन नीट वालों के पास। अब लिखो बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब है ना यहाँ पर तुम सैटेलाइट मोशन याद कर लो। एक उपग्रह जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर टोटल एनर्जी निकालते थे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन की पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो मैंने अभी सबसे पहले आपको हेडिंग लिखाया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले लिखो काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होता है ना। वेलोसिटी का अभी जो फार्मूला निकाला वो इसमें पुट कर दो और एक बार सॉल्व करके थोड़ा सा बता दो यार काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। देखो अब आप लोग यहाँ पर पूरी मदद कर रहे हैं तो करो, खुलकर मदद करो, है ना? बिल्कुल भी। हाँ बोलो। सर के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। अरे नहीं, आर के स्टेप में थोड़ी ना लाना है बेटा, आर के रेडियस के स्टेप में नहीं लाने, ये इन्हीं चीजों में लाने हैं, के जेड एन एच इनमें लाने हैं। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। बेटा सबसे पहले 2 बोला था, नहीं बोला था? मैंने सुना नहीं। यस सर। सही है, बड़ा सारा फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और बच्चों कांस्टेंट्स की वैल्यू डालने के बाद ये आता है
13.6 13.6 Z square upon N square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद है। चलो वैसे बेटा यही याद करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद भी यही करना है। देखो ये पूरा वाला फार्मूला तो सिर्फ उस स्थिति के लिए याद करना है यार, वो फार्मूला ही पूछ ले तो हमें पूरा फार्मूला याद करना है, लेकिन क्वेश्चंस करने के लिए आपको बस ये वैल्यू वाला फार्मूला याद करना है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। अब नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो चलो अभी लिख देंगे, पर ये बताओ कैलकुलेट कहां से करें? भूलना मत, बहुत आसान है। तो माइनस GMM लिखते थे वाला। हाँ मतलब लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला याद करो ना। सर वो K Q1 Q2 अपन R वाले से। शाबाश शाबाश, आज तो यार सही है बेटा, आज तो तुम लोग बढ़िया लग रहे हो। K Q1 Q2 by R, तो बेटा Q1 कितना था ZE, Q2 कितना था E डिवाइडेड बाय R। अब इसमें R का फार्मूला पुट करना पड़ेगा बस। पोटेंशियल एनर्जी होता था K Q1 Q2 by R, तो बच्चों इसमें R का फार्मूला पुट करने के बाद, अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है बेटा, यहाँ माइनस हो आएगा, मतलब अपन को माइनस अंदर लगा देना चाहिए, यहाँ माइनस यहाँ लगा देना चाहिए, तो ये आएगा माइनस। अब बताओ कौन फार्मूला बता रहा है? -4 pi square m k square z square e की पावर 4 upon n square h square। ये कौन मनीष बोल रहा है क्या? यस। तेरा माइक सही हो गया क्या? घर पे आ गया। अच्छा घर आ गया, माइक सही हो गया। अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। बच्चों गौर से देखो, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी है और काइनेटिक एनर्जी का डबल भी है, तो -27.2 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये। बच्चों ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। हाँ ये डायरेक्ट अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब पता लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल भी होता है और माइनस भी होता है। देखो यहाँ पर 2 आ रहा था ना, यहाँ पर 4 आ रहा है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बाद बेटा अब लिखो टोटल एनर्जी, लिखो कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी नंबर 3। तो बेटा टोटल एनर्जी को E लिख देते हैं, ये होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी में +2 आ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी में -4 आ रहा है, तो 2 को -4 के साथ ऐड करोगे तो -2 बचेगा। तो हमारा फार्मूला आएगा -2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर Z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करो, 13.6 में से -27.2 ऐड करोगे तो -13.6 बचेगा Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे भी याद करना है, इसे ही याद करना है, काम तो यही आएगा आगे मेन फार्मूला। टोटल एनर्जी माइनस में आ रहा है इसका मतलब? अरे वाह तेरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अभी जवाब देते हैं बेटा इसका। तो पहले मैं एक चीज लिखा दूं फिर तेरी बात का जवाब दूंगा। जो ये टोटल एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी का तो जस्ट हाफ है और काइनेटिक एनर्जी के माइनस के बराबर है। अभी तेरे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ये वाली बात याद कर लो। और बच्चों आप है ना एक बार है ना सैटेलाइट वाला चैप्टर खोलकर देखना, सैटेलाइट वाला टॉपिक, आपको ये सेम टू सेम रिलेशन वहां भी लिखा हुआ मिल जाएगा। सेम रिलेशन होता है, सैटेलाइट उपग्रह की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का आधा होती है और नेगेटिव गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, ये लिख लो। और अब है ना जतिन के क्वेश्चन का आंसर कोई दे रहा है आप में से? व्हाई द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, बोलो।
बोलो बोलो बेटा, अरे हेजिटेशन नहीं। बोल दो यार, को तुम लोग का कोई नुकसान नहीं है। बेटा सैटेलाइट की भी टोटल एनर्जी नेगेटिव थी, याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी थी GMM अपॉन 2R, पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस GMM अपॉन R, दोनों को ऐड करते थे तो माइनस GMM अपॉन 2R टोटल एनर्जी आती थी, वो भी नेगेटिव होती थी। कोई नहीं बता सकता कि टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम लोग तो निराश कर रहे हो यार। अभी तो मुझे, मैंने तारीफ की, तुम्हें लगता है नजर लग गई है। सर अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस की तरफ। वैसे तो ये बात सही है, जहां भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं ना बेटा, वहां पर एनर्जी नेगेटिव होती है। लेकिन इसका सही जवाब ये है बाउंड पार्टिकल है बेटा। जब भी, मतलब ये सही बताऊं ना, मैं जो बोल रहा हूं इसका संबंध उसी बात से जो इस लड़की ने बोला है, अट्रैक्शन है। जब भी कोई पार्टिकल बाउंड होगा ना, जैसे सैटेलाइट है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में बाउंड होता है, तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। आप याद करो, अगर हम सैटेलाइट की टोटल एनर्जी 0 कर देते थे तो वो एस्केप कर जाता था, याद है? थोड़ा सा याद करो, अभी कुछ दिन पहले ही तो ग्रेविटेशन पढ़ा है अपन ने। अगर अपन को किसी भी पार्टिकल को एस्केप करवाना होता था तो हम क्या करते थे, उसकी टोटल एनर्जी 0 कर देते थे। देखो K फाइनल और U फाइनल 0 लिखते थे हर जगह हम, जब भी एस्केप कराना था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी 0 कर दें तो वो इंफिनिटी पर चला जाएगा। तो जतिन, तेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? Why the total energy of electron is negative? Because it is a bound particle. Electron is bounded by nucleus. तो इस लड़की का आंसर जो था वो ठीक था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस में अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड होता है, और जब भी कोई पार्टिकल बाउंड पार्टिकल होता है उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है। पक्का कभी भी कहीं भी देख लेना, चाहे सैटेलाइट ले लो या इलेक्ट्रॉन ले लो या और कहीं चले जाओ बेटा, मैं भी तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में बाउंड हूं ना, मेरी भी टोटल एनर्जी नेगेटिव है माइनस GMM अपॉन R। हम सबकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, हम सबकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। वेरी गुड जतिन, एक अच्छा क्वेश्चन उठाया बेटा। पता नहीं, मैं इन क्वेश्चंस का जो जवाब दे रहा हूं ना, ये आंसर डायरेक्ट किसी दिन तुम्हारे काम आ जाएंगे, इसलिए इनको इग्नोर मत करना, बस ये कह रहा हूं। तो बच्चा ये सारी फार्मूले याद कर लेना, वैल्यू याद कर लेना। अब आपको बताते फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी, फोर्थ फिफ्थ, ये कितनी होती है। तो शुरू हो जाओ। फर्स्ट ऑर्बिट की काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, तीनों की वैल्यू बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। n इज इक्वल टू 1। सर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, फिर पोटेंशियल, एक मिनट बेटा मैंने सुना नहीं, यहाँ टोटल एनर्जी, TE का मतलब टोटल एनर्जी, और यहाँ लिखूंगा n इज इक्वल टू 1। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा यहाँ पर? अच्छा हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। हाँ हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 पुट कर देना, तो काइनेटिक होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल होगा -27.6 सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हाइड्रोजन के एटम में पहली प्रथम कक्षा की जो एनर्जी होती है वो है ये n बराबर 2। बेटा n बराबर 2 करना है ना, तो आप क्या करोगे, 4 का भाग दे दोगे। देखो आपको n² से डिवाइड करना है हर बार, z तो आपको 1 लेना ही है, तो ये तो हर बार 1 हो गया। अब n बराबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 13.6 को 4 से डिवाइड करो और बताओ। केमिस्ट्री में 100% रटा होगा, ये बहुत रटा है। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये -3.4 नहीं सॉरी सर वो तो काइनेटिक है, वो कैसे माइनस? सॉरी बेटा गलत लिख गया, एकदम से लिखते ही याद आ गया। ये -6.8। मैंने बताया ना पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है और नेगेटिव होती है, तो इसको डबल भी कर दो और माइनस भी कर दो, और इन दोनों को ऐड करोगे तो -3.4 टोटल आएगा। टोटल हमेशा नेगेटिव आएगा। n बराबर 3 के लिए बोलो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट।
ये डबल करो कितना आएगा? डबल से हाफ 3.02 3.02 और ये आएगा -1.51। एक और लिख लेते हैं बस, बहुत है, इसके बाद नहीं लिखेंगे। n बराबर 4, 0.85 0.85 इसको डबल करो 1.70 चलो बच्चों इतना बहुत है। उसके बाद 0.51 आएगा n बराबर 5 रखने पर, 0.51, और का पोटेंशियल आ जाएगा -1.02 और टोटल आ जाएगा -0.51। लिखना चाहो तो लिख लो, अब मैंने बोल दिया तो मैं लिखवा भी देता हूं बेटा। इक्यावन का 102 होता है ना, 1.02। हाँ तो ये वैल्यू लिख लेना आप, है ना। काम तो खैर आएगा, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं आएगा, काम तो आएगा। केमिस्ट्री में तो बहुत टाइम लगाते हैं ना, काफी दिनों में यहाँ पर पहुंचते होगे तुम, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो, बहुत कुछ पढ़ाते रहते हैं केमिस्ट्री वाले लोग। हमारा तो टारगेट ही कैलकुलेशन होता है बस, कि अपना कैलकुलेशन हो जाए, बस ये है टारगेट। यस सर। फिजिक्स वालों का और केमिस्ट्री वालों का पढ़ाने का अंदाज बहुत अलग होता है, बहुत अलग। हम लोग वहीं अटकते, मतलब वहीं स्लो होते हैं जहाँ कॉन्सेप्ट की बात आती है, जहाँ लिखने की रटाने की बात आती है ना, वहां हम फटाफट आगे निकल जाते हैं। बच्चों अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो सुनो, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो बेटा वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी होगी -3.4। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो वो एक फोटोन बाहर निकालेगा, उसकी वेवलेंथ फिक्स होगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेटा एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? अगर मान लो किसी ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी है और अगर हम उस ट्यूब पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवा दें, विद्युत चुंबकीय तरंगे अगर हम उस पर आपतित करवा दें ट्यूब पर, तो बच्चों हाइड्रोजन गैस उनमें से कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य हिंदी इंग्लिश में है ना, इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन को खा जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जैसी हाइड्रोजन गैस कुछ पर्टिकुलर फोटोन को एब्जॉर्ब करेगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएंगे। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? n=1 में रहता है पहला इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो प्रथम कक्षा में होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, वहीं घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही कोई फोटोन वो खाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो बेटा n बराबर 2 में भी जा सकता है, n बराबर 3 में भी जा सकता है, n बराबर 4 में भी जा सकता है, n बराबर 5 में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है उसने कितनी एनर्जी का फोटोन खाया है। अब अगर मान लो उसने इतनी एनर्जी का फोटोन खा लिया जो n=1 और 2 का डिफरेंस है। बेटा 1 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? अभी ये लिखाऊंगा यार, आगे लिखाऊंगा, तुम लोगों को तो रटा होगा, इसलिए मैं तुम लोगों से बहुत मदद चाहिए बेटा। मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारी मदद बहुत चाहिए मुझे, क्योंकि मैं रटने में बहुत बेकार इंसान हूँ और तुम रटने में बहुत माहिर हो, तो मेरी मदद कर दो। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस होता है 10.2, है ना। यस सर। तो बच्चों अगर उस इलेक्ट्रॉन ने 10.2 का फोटोन खा लिया, वो तुरंत पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। फिर आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर ऑर्बिट में स्टेबल नहीं होता,
और वो वापस नीचे आने की कोशिश करता है। तो अगर सेकंड ऑर्बिट में गया है तो वहां से तुरंत जंप करके वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा और जितनी एनर्जी उसने खाई वापस निकाल देगा। तो उतनी एनर्जी का और उतनी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का एक फोटोन उत्सर्जित हो जाएगा। ये कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो बेटा बहुत सारी वेवलेंथ निकालता है। ये तो मैंने 2 पर पहुंचाया। अगर 1 और 3 का डिफरेंस कितना होता है बेटा? सर 12.1 12.1 आ रहा है क्या? सर 3 and 1 का ना? 1 और 3 का डिफरेंस। हाँ वही सर। गलत मत बोल देना, मैं मर जाऊंगा। बच्चों बाकी बच्चे कंफर्म करना, पहला 1 और 3 का डिफरेंस कितना है एनर्जी का? 12.09। हाँ 12.09। हाँ वो सही बोला, 12.1 बोला था, चलेगा। तो 12.09 का अगर फोटोन खाएगा तो वो 1 से 3 पर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट। बच्चों एक बात बताओ, अगर वो 10.2 का फोटोन खाता है मैं है ना लैंग्वेज बड़ी अजीब सी यूज कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ ही रहे होंगे। अगर वो ये फोटोन कंज्यूम करेगा तो 1 से 2 पर जाएगा। अगर वो ये फोटोन कंज्यूम करेगा तो 1 से 3 पर जाएगा, क्योंकि 1 और 3 का जो डिफरेंस है वो इतना है। बच्चों अगर वो इन दोनों के बीच में अगर कोई फोटोन खाता है तो 10.2 और 12.09 के बीच में मान लो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन कंज्यूम कर लिया तो क्या होगा? वो उसी ऑर्बिटल में रहेगा। वेरी गुड, शाबाश, सही है। बच्चों इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं फोटोन को कंज्यूम करेगा, अगर और कुछ मिला तो वो एक्साइट ही नहीं हो पाएगा और वो फोटोन वापस तुरंत बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो ऑर्बिट में नहीं जाएगा। यानी कि एक तरह से ये फोटोन खाया ही नहीं, ये मानकर चलो। ये उन्हीं फोटोन को कंज्यूम करेगा जिनका एनर्जी उतना है जितना एनर्जी डिफरेंस है डिफरेंट ऑर्बिट्स का। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा बोल दूंगा, मुझे बता देना, है ना। अभी बेटा अभी हम लोग रफ पढ़ रहे हैं, आप लोगों को एक माहौल बनाना है, ये मान लो। लिखने का काम अपन कर लेंगे, परेशान मत हो तुम, है ना। बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में चला गया तो बेटा जब ये वापस नीचे आएगा तो अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन को एमिट करेगा। क्योंकि है ना मैंने तुम्हें बहुत पहले बोला था, याद होगा, कि मैं समझाने में बहुत कोशिश करता हूँ, अच्छा करता हूँ, लेकिन हम लोग नोट्स बनवाने में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। तो बेटा ये n बराबर 1 और n बराबर 2 है। फिर n बराबर 2 के बाद n बराबर 3 जो होता है उसमें गैप कम होता है। n बराबर 3 और n बराबर 4 में गैप और कम होता है। इस तरह से ऊपर जाने पर ये गैप कम होता चला जाता है ना। आप ये गैप सारे याद कर लेना बेटा, याद करना जरूरी है, वरना एग्जाम में क्या समय बहुत लग जाएगा आपको। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में गया तो बेटा जब 3 से वापस आएगा ना तो डायरेक्ट 3 से 1 पर आए जरूरी नहीं है। 3 से 1 पर भी डायरेक्ट आ सकता है, 3 से 2 पर भी आ सकता है, और 2 पर आने के बाद फिर 1 पर आएगा, क्योंकि उसे 1 पर तो वापस आना ही आना है, अपने घर वापस आना है उसे। तो बच्चों ऊपर से नीचे आते समय अब उसने क्या हुआ, कंज्यूम तो एक फोटोन किया, है ना, 12.09 का एक फोटोन कंज्यूम किया, लेकिन कंज्यूम करने के बाद एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वापस आया तो उसने 3 फोटोन निकाल दिए। कौन कौन से? 3 से 1 पर आकर भी एक फोटोन निकल सकता है, 3 से 2 आकर भी एक फोटोन निकल सकता है, और 2 से 1 पर आकर भी एक फोटोन निकल सकता है। बच्चों हम ये थोड़ी ना बोल रहे एक ही इलेक्ट्रॉन 3 फोटोन निकालेगा। अरे यार हाइड्रोजन गैस में तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, वो एटम है ना, तो किसी एटम ने सेम फोटोन खाया 12.09 का, तो एक एटम तो डायरेक्ट 3 से 1 पर आ गया, है ना। दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पर जाकर 2 से 1 पर आया। तो बच्चों 3 अलग अलग वेवलेंथ बाहर निकलेगी एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो ये कहलाता है एमिशन। रागिनी मैं तो डर गया सर मॉडर्न महाभारत। हाँ यार एकदम से ऐसी तेज आवाज आई, मैंने कहा मेरे लैपटॉप को क्या हो गया भाई। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन गैस
फोटोन को एब्जॉर्ब करती है, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है। एमिशन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में स्टेबल नहीं होता, वो वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आते वक्त फिर कुछ सर्टेन फोटोन को बाहर निकालेगा, वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ज्यादा होती है, पक्का है। तो एक फार्मूला भी होता है, यार मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा। अगर वो nth ऑर्बिट में जाकर नीचे आता है तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने निकालता है, कितनी लाइंस निकालता है। एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन कहलाती है ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक लाइन होती है, याद है वो फार्मूला n इंटू हार्ट अटैक तो नहीं आ गया था? हाँ लिख तो रहा, हार्ट बीट बंद गया था, आ गया होगा, ये रागिनी मिश्रा थी। बच्चों वो फार्मूला बताओ ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में चला जाए और nth ऑर्बिट में जाने के बाद जब वो वापस नीचे आता है तो टोटल कितनी लाइंस एमिट करता है, कितनी डिफरेंट वेवलेंथ एमिट करता है? n-1/2 मैंने जो n इंटू n-1/2 होता है या n इंटू n+1/2 होता है? सर n-1/2 होगा क्योंकि 3 से 1 में आ रहा, 3 से 1 में आ रहा, तो 3 कर रहा है ना। ये बाकी बच्चे कहाँ चले गए, सो गए क्या? नो सर, टाइपिंग कर रहे हैं सर। अब क्या कर रहे हैं, डाइटिंग? चैटिंग कर सब रहे हैं चैटिंग में सर। बिजी है सर। सेटिंग चेंज कर दूं चैटिंग की? फटाक से कर दूंगा, मेरे को टाइम यस सर कर दीजिए। तुम लोगों की सारी बातें सुनता रहता हूं मैं। कल परसों वो केमिस्ट्री की वो एक क्लास थी ना, उसमें तुम लिख रहे थे कि हाँ आज तो बड़े दिनों के बाद चैटिंग ऑन है, तो शुरू हो गए सब चैट करना, है ना? यस सर, बायो की क्लास में लिख रहे हैं हाँ ऐसा। चलो खैर कोई बात नहीं, छोड़ो अभी। तो बच्चा n इंटू n-1/2, अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में चला गया और जब चौथे ऑर्बिट से नीचे जंप करता 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 नीचे आएगा तो कितनी अलग अलग वेवलेंथ निकालेगा वो? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, 4 इंटू 3, 4 तिया 12 डिवाइडेड बाय 2, 6, तो 6 अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी। जरा एक बार काउंट करोगे 6 वेवलेंथ कौन कौन सी है? 4 से 1 पर आ रहा है, तो देखो 4 से 1 पर आ सकता है सर 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, फिर 3 से 1, 3 से 2, फिर 2 से 1। अरे यार हाँ सही बोल रहा है, 4 से 1 भूल गया, सबसे पहले वाला नहीं बोल दिया था तेरे। 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 तो ये हो गए है ना, फिर 3 से 2, 3 से 1, 5 हो गए है ना, सर 2 से 1 और एक 2 से 1, 6 हो गए। तो बच्चों 6 अलग अलग वेवलेंथ निकालेगा। बच्चों आपने कहीं कहीं देखा होगा ये फार्मूला n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 की जगह n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 भी लिखा मिलेगा। तो याद रखना n+1 तब लेना है जब n जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, ये और लफड़ा है। आपको पता है n बराबर 2 सेकंड ऑर्बिट कहलाता है, सेकंड स्टेट, सेकंड एनर्जी लेवल कहलाता है, लेकिन ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहलाता है, पता है आपको ये? यस सर। प्रथम उत्तेजित अवस्था, क्योंकि है ना पहली बार उत्तेजित होकर n बराबर 2 पर ही तो जाएगा, तो n बराबर 2 इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n is equals to 3 is called second excited state, n is equals to 4 is called third excited state। तो अगर मैं बोल रहा हूं फोर्थ ऑर्बिट से नीचे आता है तो आप n बराबर 4 लोगे और n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 वाला फार्मूला काम में लोगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 काम में लोगे, क्योंकि थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ ऑर्बिट सेम चीज है। तो बच्चों लिखना शुरू करें, मैं बहुत सारा बोल गया, अब तुमको लग रहा होगा सब खिचड़ी पक गई है, तो या आपको आता है? ईमानदारी से बताओ, आपको लग रहा है सब कुछ आता है जो मैं बोल रहा हूं तो मैं इसको लिखवाने को स्किप कर देता हूं, और आपको लग रहा है कि नहीं सर ये सब लिखवाना है तो मैं लिखवाना शुरू करता हूं, वरना मैं क्वेश्चन देना शुरू कर दूंगा अभी।
सर फॉर्मूला बस लिखवा दीजिए। वो एनर्जी डिफरेंस भी लिख लें थोड़ा बहुत, है ना। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चलो थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ये मिटा देता हूँ इधर वाला, है ना, ये नहीं, ये वाला मिटा देता हूँ बस। लिखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लिखो, इसमें क्या लिखा हूं, मुझे तो लिखाने में है ना बड़ा सोचना पड़ता है। अब ये सब लिखा हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि जब हाइड्रोजन गैस कोई सर्टेन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। लिखा हूँ क्या? मना कर दो ना यार, मतलब। नो सर, नो सर वो तो अभी पता है और केमिस्ट्री में लिखे भी हैं। हाँ, तो लिखो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों, बोर ने कहा था कि जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो एक फोटोन बाहर निकालता है। तो बच्चों E2 माइनस E1 में E का ये वाला फार्मूला आप यूज करो। तो E2 का हम E2 जब लिखेंगे तो यहाँ N2 लिख देंगे और E1 जब लिखेंगे यहाँ N1 लिख देंगे। तो E2 माइनस E1, तो माइनस जब लगाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो N1 पहले आएगा और N2 बाद में आएगा। बस इतना सा बता दिया, अब मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ। तो N1 N2 बदल जाएंगे माइनस की वजह से, तो ये होगा 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इज इक्वल टू Hc बाय लैम्बडा। बच्चों मैं एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एक फोटोन निकालेगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो बच्चों Hc से डिवाइड कर दे तो ये आएगा 1/λ बराबर 13.6। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z बराबर 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाय Hc 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। बच्चों ये R होता है ना। yes sir, Rydberg constant. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय Hc। इसको जब सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़ेगा, तो ये R आता है बेटा। R की वैल्यू क्या होती है? 1.1 into 10 to the 1097 power into 10 to the power 7 meter inverse. वो लंबा वाला बताओ ना यार। 109700 सही लिखा है मैंने? Yes. पता नहीं सर, वो 1.09 into 10 to the power 7 पर मीटर वाला याद है। नहीं, ऐसे मैंने वैल्यू तो सही लिखी है। अब इसकी यूनिट बताओ क्या आनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर पर मीटर बोला। ये सेंटीमीटर आएगा, है ना। लेकिन जब इसे कन्वर्ट करोगे तो ये आपने जो बोला वो सही बोला। 1.09 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि 5 जीरो तो यहाँ से आ जाएंगी और सेंटीमीटर इनवर्स के 2 जीरो और आएंगी, तो 7 और 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ये कहलाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। बच्चों लेकिन अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है ना तो एक दूसरा फार्मूला याद रखो, इसमें भी है ना कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। एक और खतरनाक वाला फार्मूला है, उससे है ना बहुत जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। इसको उल्टा कर दो। एक मिनट, इसको है ना बॉक्स में डाल दूं मैं, 1/λ। हाँ, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। तो अगर आपको ये याद रखना है तो ये रख लो, वरना इसके अलावा मैं आपको एक और फार्मूला बता रहा हूँ। इसमें है ना लैम्बडा को उल्टा कर दो, मतलब 1/λ को लैम्बडा लिख दो। तो बच्चों मेरा जेड को तो 1 लिखने का मन कर रहा है, अब आगे से जेड नहीं लिखूंगा। एक मिनट, मैं पहले एक इसी को एक लिख दूं। फॉर हाइड्रोजन एटम 1/λ होगा R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर।
तो बच्चों ये तो हाइड्रोजन के लिए लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना। लेकिन अगर आप इसको और भी आसान बनाकर याद रखना चाहते हो तो इस लैम्बडा को उल्टा कर दो, 1/λ को उल्टा कर दो तो लैम्बडा आ जाएगा। तो उसमें r की जगह 1/r आ जाएगा और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर नीचे चला जाएगा। अब आप कहोगे सर और भी भारी कर दिया आपने, तो आपको 1/r की वैल्यू को सॉल्व करके दे रहा हूं। तो आप ये फार्मूला याद करो, 912 अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और अब जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। बच्चों ये आपके सबसे ज्यादा काम आएगा फार्मूला, देखना इससे दमादम लैम्बडा की वैल्यू निकल आती है फटाफट। अभी दिखाता हूं एग्जाम्पल आपको, ये लिख लो एक बार बेटा, सारा कॉपी कर लो, फिर हम लाइमन बामर पाश्चन पर चलते हैं ना। बच्चों आज समय काफी हो गया, तो कल डिस्कस करें आगे की कहानी। बोलो सर जैसी आपकी मर्जी। बेटा 8:30 बज गए, बहुत है, मैंने कहा ना फिर ज्यादा हो जाता है। तो ये फार्मूला बहुत अच्छा है। हाँ ये 912 वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखो, अगर मैं आपसे कहूं लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ निकालो, एक एग्जांपल दे देता हूं बस, फिर चलते हैं आज। बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं, अच्छा आपको लाइमन तो पता है ना, लाइमन सीरीज का बात ये? यस सर। बताओ लाइमन क्या होता है? सर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है। हाँ उल्टा बोल, उल्टा एमिशन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर रहे हैं ना हम, उल्टा बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो जो भी वेवलेंथ निकालेगा वो लाइमन सीरीज कहलाती है। यानी कि लाइमन सीरीज में n1 तो फिक्स हो गया, n1 बराबर 1 आएगा। अब आपसे अगर कहा है व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो बेटा मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो n2 आपको इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। तो अगर इस फार्मूले में हम n2 बराबर इनफाइनाइट रख दें और n1 बराबर 1 रख दें तो आंसर 912 ही आएगा। यानी कि लाइमन सीरीज की सबसे कम वेवलेंथ 912 एंगस्ट्रॉम होती है। अब अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो बच्चों मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आप क्या करोगे, n1 तो आपको 1 ही लेना है, लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी। बेटा मिनिमम एनर्जी तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, इससे कम एनर्जी हो ही नहीं सकती लाइमन में। तो n2 को आपको कितना लेना है, n2 बराबर 2 लेना है, n1 बराबर 1 लेना है। फिर ये कैलकुलेट करने पर शायद वो आता है, कितना आता है बेटा याद है आपको? 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 आता है। चलो आज ज्यादा बर्डन मत लो, आप लोगों भी घोच पोच हो जाएगा। ये कॉपी तो कर लिया ना? यस सर। बच्चों फिर ऐसा आज की कहानी यहीं रोक देते हैं। कल कितने बजे मिले? 4 बजे। सर सेम 4 बजे। 4 बजे मिलते हैं सर सेम टाइम सेम जगह। नहीं सेम टाइम 7 बजे नहीं, सेम टाइम 4 बजे। 4 बजे सही है, इस समय फ्री होना। मतलब 4 बजे। 7 बजे आप अपने ऐप में देख लेना और मैं नोट्स भेज देता हूँ वो एटॉमिक फोटो इलेक्ट्रिक वाले, और आज की मीटिंग एंड कर देते हैं। कल मिलते हैं बेटा। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू।